नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस के जो बिहार में प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है कृष्णा अल्लावरू ने आज एक स्पष्ट बयान दिया। और कृष्णा अल्लावरू का जो बयान है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धमाका है। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के माध्यम से अपना खूंटा बिहार की राजनीति में गाड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी बिहार में दूसरे तीसरे दर्जे की पॉलिटिकल पार्टी मानी जा रही थी, अब ठीक राहुल गांधी के जो पदयात्रा, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 17 तारीख से शुरू होने वाली है, ठीक 3 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव के सीएम पद की दावेदारी को एक सिरे से खारिज कर दिया है कृष्णा अल्लावरू ने। आपको पता है 17 तारीख से राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है और ये कार्यक्रम केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस कार्यक्रम की सबसे पहली घोषणा आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने किया था और तेजस्वी यादव की योजना के अनुसार ही राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति राहुल गांधी ने दिया था। पहले इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी कि एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। वोटर वेरिफिकेशन, वोटर मतदाता सूची में जो हेरा फेरी करती है चुनाव आयोग, इस आरोप को लगाते हुए चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि राहुल गांधी ने कि मतदाता सूची में हेरा फेरी करके ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का प्रयास चुनाव आयोग लगातार करता रहा है। इसी संबंध में राहुल गांधी के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में भी तेजस्वी यादव ने अगुवाई की थी इस विरोध प्रदर्शन की। और तेजस्वी यादव ने ही पहले घोषणा किया था वोटर अधिकार यात्रा बिहार में महागठबंधन करेगी और इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जब 2-3 दिन का मात्र समय है तब कृष्णा अल्लावरू ने एक ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर हरकंप मचाने वाला है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कृष्णा अल्लावरू का संकेत क्या है। कृष्णा अल्लावरू ने साथ ही इस बयान में यह भी जोड़ा, पत्रकारों से बात करते हुए कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव, सीएम पद की दावेदारी, मतलब हम चुनाव में जाने से पहले सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे। चुनाव का परिणाम आने के बाद जो जीते हुए विधायक हैं वो अपना नया मुख्यमंत्री चुनेंगे, हम किसी नाम को लेकर नहीं जाएंगे। तो एक तो तेजस्वी यादव की आशाओं पर पानी फिरता है, दूसरा पानी फिरता है इसी के माध्यम से मुकेश सहनी की उम्मीद पर भी। मुकेश सहनी भी लगातार इस मांग को रखते रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए भी डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी पर महागठबंधन की तरफ से मुहर लगाया जाए। बार बार मुकेश सहनी ने इस बयान को दोहराया है कि यदि महागठबंधन की ओर से पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाती है तो वोटर को अपने पक्ष में गोलबंद करने में परेशानी होगी। बार बार इस बात को रेखांकित करते रहे हैं मुकेश सहनी भी, तेजस्वी यादव भी, कि चूंकि महागठबंधन का सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो तेजस्वी यादव है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं बिहार से जुड़े हुए, बिहार की जानकारी रखने वाले, बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले, सबका मानना है, इस पर आम सहमति है कि बिहार में आज के दिन में सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई है तो तेजस्वी यादव है। तो सवाल उठता है कि जो चेहरा सबसे लोकप्रिय है बिहार में, उस चेहरे के ऊपर कांग्रेस पार्टी को चुनावी दांव खेलने में परेशानी क्या है। सबसे बड़ा विषय यही है कि कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों आपत्ति है। तो मित्रों, 2-3 बातें समझने की आवश्यकता है कि क्यों राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो चुनावी प्रबंधन का काम देखने वाले लोग हैं, उनको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार में सरकार बना पाना या फिर नीतीश कुमार को हरा पाना क्यों मुश्किल होगा। उसके 3-4 कारण हैं। अगर हम विगत के 2-3 चुनावों को देखें तो उस चुनावों के परिणाम से और चुनावी जो समीकरण बनता है, जो उससे हमको ये स्पष्ट दिखेगा, संकेत दिखता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में एक बहुत बड़ा
क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि तेजस्वी यादव के का जो वोट बैंक है, मुसलमान और यादव का वोट बैंक है, उसके खिलाफ गोलबंदी होती है। और उसमें भी सबसे बड़ी गोलबंदी होती है, गोलबंदी के केंद्र में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एक तरह से जिस प्रकार के बयानबाजियां तेजस्वी यादव के समर्थक दिया करते हैं, उससे क्या होता है कि काउंटर पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान, यादव या फिर दलित पिछड़े, जो कांग्रेस और महागठबंधन की परिभाषा के अनुसार जो एनडीए विरोधी वोट बैंक है, उनकी गोलबंदी से दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं चाहते ये लोग कि गोलबंदी के खिलाफ काउंटर गोलबंदी हो जाए। और जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार की बातें तेजस्वी यादव या उनके समर्थक किया करते हैं, उससे बिहार में भी काउंटर गोलबंदी होता रहा है, काउंटर पोलराइजेशन होता रहा है। कई चुनाव परिणाम इसके उदाहरण रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि उत्तर बिहार को देखिए आप। उत्तर बिहार में प्रायः चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, चाहे कोसी का इलाका हो, बृहत बिहार मिथिलांचल में कोसी भी आता ही है, सीमांचल है, फिर चंपारण का इलाका है। इन सब चुनाव के परिणाम का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि चुनाव में जो ध्रुवीकरण होता है वो होता है मुसलमान और यादवों के खिलाफ। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर जब मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है तो उस ध्रुवीकरण में यादव भी शामिल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हो। एक, चूंकि मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण में यादव जाति भी शामिल हो जाती है, मतलब तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो मुसलमान और यादव में, इधर के 3 चुनाव में देखा गया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की आरजेडी के प्रति जो समर्पण रहा है, जो विश्वास रहा है, उस विश्वास में गिरावट आती गई है। उसके कारण भी गिनाए गए हैं। कई बार मैंने भी कहा है कि जहां कहीं भी मुसलमान उम्मीदवार होते हैं महागठबंधन के, वहां पर यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट डाल देते हैं, तो इसका प्रतिक्रिया मुसलमानों में भी हुई। तो यही मैं बता रहा हूं कि काउंटर पोलराइजेशन कई प्रकार का होता है। एक तो मुसलमान यादव के खिलाफ होता है, फिर मुसलमान के खिलाफ होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है जिससे कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को इस बार बचाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, एक और विषय है। देखिए, एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट दिख रही है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार 6 महीने से देखेंगे तो 15% से 20% के बीच ही है, और तेजस्वी यादव 35 से लेकर 45% के बीच गए हैं। तो यह भी एक फैक्टर है। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है कि बिहार कोई तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। बिहार न नीतीश न तेजस्वी, इन दोनों के अलावे कोई तीसरा विकल्प देख रहा है। और तीसरे विकल्प के पक्ष में अगर आप गौर से देखिए तो आज के दिन में तेजस्वी यादव के पास लगभग 34% वोट हैं। 34% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पहले शुरुआत ये 42% से हुई थी, अब 34% पर आ गया है। और नीतीश कुमार का लगभग 15%। इसका मतलब हो गया 50%। तो 50% में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार का भी जो 16% है, उसमें कहीं ना कहीं 6% वोट इसलिए ऐड करता है कि नीतीश कुमार बीजेपी, लोजपा वगैरह सबके, एक लोजपा को माइनस कर दिए क्योंकि लोजपा एक अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक मतदाता हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस के मामले में नीतीश कुमार को समर्थन मिलता है। तो इसीलिए 6% में माइनस कर देता हूं बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक, जीतन राम मांझी के समर्थक, या ले देकर चिराग पासवान के समर्थक। 10% नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव के पास भी 34-35% समर्थन मिल रहा है। उसमें आप देखेंगे कि लगभग 10% से ज्यादा समर्थन उन लोगों का है जो CPI-ML के समर्थक हैं, जो मुकेश सहनी के समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई अपना उम्मीदवार दिया नहीं। तो ये 14% को जो पप्पू यादव लगातार चर्चा करते हैं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी को इस बार किसी दलित, किसी अति पिछड़ा या किसी मुसलमान को CM उम्मीदवार बनाकर चुनाव में जाना चाहिए, तो ये 14% उन लोगों का समर्थन आप मान सकते हैं। तो 20% तेजस्वी यादव, 10% नीतीश कुमार। इसका मतलब ये है कि 70% जो बिहार के मतदाता हैं इस बार
कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा बात अलग है, लेकिन आकर्षण है, तीसरे विकल्प की खोज जरूर है। तो ऐसे जो मतदाता 70% है लगभग, उसी को एड्रेस करने के लिए आप गौर कीजिएगा तो बीजेपी भी खुलकर नीतीश कुमार को 25 के बाद मुख्यमंत्री स्वीकार करने के बारे में बयान नहीं दे रही है। चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। बीजेपी भी वही बात कह रही है, अमित शाह भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन तो बात दोनों तरफ है, दोनों तरफ डर है। डर यह है कि कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ध्रुवीकरण ना हो जाए, कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण ना हो जाए, और इन ध्रुवीकरण में अगर हम कोई तीसरा विकल्प नहीं देते हैं, ये बीजेपी की भी चिंता है और कांग्रेस पार्टी की भी वही चिंता है कि कहीं अगर हमने कोई तीसरा विकल्प का स्कोप नहीं छोड़ा तो चुनाव में कहीं फायदा जनसुराज जैसी पार्टी ना उठा ले, कहीं ओवैसी जैसी पार्टी ना उठा ले फायदा। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आप याद कीजिए कितने वोट के अंतर से पिछली बार सरकार बनाते बनाते चूक गए थे तेजस्वी यादव, मात्र 12,000 वोट से। तो किसी भी पार्टी को अगर 50,000 वोट चला गया अगर इस नाम पर, तीसरे विकल्प के नाम पर, तो 12,000 वोट में तो 14 सीट का अंतर आ गया था ना। ठीक है, और अगर मान लीजिए 50,000 वोट का अंतर आ जाए तो हो सकता है कि 25-30 सीट का डिफरेंस आ जाए महागठबंधन में और एनडीए में। तो यही डर, जो डर बीजेपी के साथ है, जो डर चिराग पासवान के साथ है नीतीश कुमार को के रहते हुए, वही डर कांग्रेस पार्टी को भी है तेजस्वी यादव के रहते हुए। आज यही कारण है कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं किया है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर फिर हम किसी दूसरे विषय पर आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।